अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ केमिस्ट्री समझी। हम पढ़ रहे हैं 9th ग्रेड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड से रिलेटेड कुछ केमिस्ट्री को समझेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ा कि कंपाउंड्स एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी से बनते हैं और जिसमें एलिमेंट्स लिंक्ड होते हैं थ्रू अ बॉन्ड। और फिर हमने ये भी समझा था कि बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, या तो आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो टर्म्स हमने आपसे याद रखने को कहा था। आइए समझते हैं इन डेप्थ के कंपाउंड्स हैं क्या। द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस which is formed when two or more elements are chemically bonded, यानी इनके दरमियान कोई रिएक्शन होता है together in a fixed ratio by mass, और ये एक खास मास के रेशियो में आपस से लिंक्ड होते हैं। As a result, a new entirely different properties possessing substance is formed, जिसकी वजह से एक बिल्कुल नया केमिकल सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं प्रीवियस एलिमेंट से या प्रीवियस कंपाउंड से। जैसे कि आपको एक छोटी सी इक्वेशन नजर आ भी रही होगी कि व्हेन एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंबाइन टुगेदर दे प्रोड्यूस अ कंपाउंड। बस शर्त यह है कि वो कंपाउंड बॉन्डिंग के लिहाज से दो तरह के हो सकते हैं, या तो आयनिक कंपाउंड्स या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स। जब भी हमने यहां लिखा हुआ भी है कि हमारे पास कंपाउंड्स या तो आयोनिक होंगे या फिर कोवेलेंट होंगे। आइए जरा इन बॉन्ड्स के लिहाज से इन कॉन्सेप्ट्स की मजीद टेक्निकलिटी को समझते हैं। तो अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो केमिकल कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स चार्जेस के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक इक्वेशन गिवन है, एक एलिमेंट जिसके अंदर कुछ एटम्स पाए जा रहे हैं ए, इसके सामने एक दूसरा एलिमेंट मौजूद है जिसके अंदर एटम्स पाए जा रहे हैं बी। जब ये आपस में लिंक्ड हो रहे हैं तो जो ए एटम्स हैं वो ए पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो बी एटम्स हैं वो बी नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। और हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड बन रहा है वो आयोनिक कंपाउंड बन रहा है, यानी आयोन्स बना रहा है। और अगर कोई हमसे पूछे कि आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है तो हमारा जवाब होगा कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान पाई जाती हैं। जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं कि ए पॉजिटिव चार्जेस ए नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम कलेक्टिवली या इंडिविजुअली कहते हैं आयोन्स। क्या कहते हैं जनाब? आयोन्स। जिसकी एग्जाम्पल स्क्रीन पे हमारे सामने मौजूद है। चार्ज्ड पार्टिकल्स आर सिंपली टर्म्ड एज आयोन्स, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एक आयोनिक कंपाउंड की जो है सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम आयोन्स हमारे पास पॉजिटिव हैं और क्लोराइड आयोन्स हमारे पास नेगेटिव हैं। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल बॉन्ड्स की जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट के अंदर जो एटम्स पाए जा रहे हैं, ख्वाह वो एटम ए हो या एटम बी हो, जब वो आपस में लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे सामने मॉलिक्यूल बनते हैं। अब आयोन्स नहीं बनते, और इस तरह के केमिकल लिंकेज को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी मौजूद है, बहुत मशहूर मारूफ एग्जाम्पल है ये वाटर, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है H2O। मतलब यहां दो हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, और ये आपस में लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं थ्रू अ बॉन्ड। तो उम्मीद है आपको केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड बॉन्डिंग के ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे कि केमिकल कंपाउंड्स मेजरली दो तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स। अगर आयोनिक बॉन्ड है तो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होंगे, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हम एलिमेंट्स को तो उनके रिस्पेक्टिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, केमिकल कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा?
हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये चीज देखी और समझी कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव सिंबल्स यूज किए जाते हैं। हाइड्रोजन के लिए सिंबल होता है कैपिटल एच, हीलियम के लिए सिंबल होता है HE, और इसी तरह सो ऑन हमने कई एग्जांपल्स देखी। पर अब बात हो रही है केमिकल कंपाउंड्स की, तो यकीनन इनकी रिप्रेजेंटेशन का भी कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो आइए देखते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स को, ख्वाह वो आयनिक हो या कोवेलेंट हो, रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल्स या कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की जाती है। आइए देखते हैं। तो एक टर्म हमारे पास है केमिकल फॉर्मूला। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड्स with the help of respective symbols of atoms या elements present in those compounds is called chemical formula। मतलब सादा अल्फाजों में अगर कोई आपसे पूछे कि केमिकल कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, तो फौरन से आपका जवाब होना चाहिए कि हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को उसके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ख्वाह वो आयनिक हो या फिर कोवेलेंट हो। और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव सिंबल्स का मिक्सचर, उनके रिस्पेक्टिव सिंबल्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास कहलाता है केमिकल फॉर्मूला। पर इसे लिखना इतना आसान नहीं होता। तो एक बार फिर आपसे वही बात कहूंगा मैं कि एलिमेंट्स की जांच पड़ताल बहुत जरूरी है, इनके सिंबल्स को समझना बहुत जरूरी है। बगैर एलिमेंट्स के सिंबल्स को समझे आप किसी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो आइए देखते हैं इस स्क्रीन पे कि हमने क्या लिखा है। फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट वी यूज देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स। जैसे कि हमने आपको रिकॉल करवाया भी कि हाइड्रोजन का सिंबल H है, फ्लोरीन का कैपिटल F, नाइट्रोजन का N, कार्बन का कैपिटल C, ऑक्सीजन का कैपिटल O और हीलियम का HE। और आइए केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ये बात हमने प्रीवियस टाइमलाइन में भी कही है, दोबारा आपसे कह रहे हैं कि वाटर के केमिकल फॉर्मूले में हमारे पास 2 एटम्स हाइड्रोजन के पाए जाते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का पाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर केमिकल फॉर्मूला अमोनिया गैस का देखा जाए तो ये होता है NH3, जिसमें 1 एटम हमारे पास नाइट्रोजन का मौजूद है और बाकी 3 एटम्स हाइड्रोजन के मौजूद हैं। इससे हमें एक और बात भी समझ आई कि केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का हो, अगर उसके सबस्क्रिप्ट में राइट हैंड साइड पे कोई क्वांटिटी लिखी है तो वो उसके एटम्स की क्वांटिटी है। जैसे कि वाटर के अंदर सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब यहां 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन में कुछ नहीं लिखा, इट मींस यहां 1 मौजूद है, इसका मतलब 1 एटम है ऑक्सीजन का। Similarly, for ammonia gas, we have 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen. एक बहुत मशहूर कंपाउंड जिसे हम शुगर कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। और यकीनन अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो आप भी अपने घरों में बैठे हुए इस बात को दोहरा सकते हैं कि here in sugar molecule we have 12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen and 11 atoms of oxygen। ये जो तीनों एग्जांपल्स आपके सामने मल्टीपल केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड दी गई हैं, ये सब के सब कोवेलेंट कंपाउंड्स थे, यानी यहां लिंकेजेस पाए जा रहे थे, कनेक्शन पाए जा रहे थे बिटवीन एलिमेंट्स। पर अभी हमारे सामने आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। अगर हमें किसी भी कंपाउंड से रिलेटेड केमिकल फॉर्मूला मालूम करना है तो हमें उसमें मौजूद एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी का पता होना बहुत जरूरी है। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की कहलाती है वैलेंसी, और ये होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से मुराद है कि उस एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। इस बिहाफ पे वो एटम या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, या डोनेट करेगा, या फिर शेयर करेगा, या फिर गेन करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी एटम जो किसी एलिमेंट में पाया जाता है उसके ऊपर
एक कैपेसिटी पाई जाती है, उसके पास एक कैपेसिटी पाई जाती है कि वो दूसरे एटम के साथ किस तरह कंबाइन हो। और जब वो कॉम्बिनेशन कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है और शेयर करता है। आइए स्क्रीन में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स मौजूद हैं और वैलेंसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या। वैलेंसी, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये तो थी इसकी एक सिंपल डेफिनेशन, पर आइए देखते हैं कि मजीद इसकी डेफिनेशन में और क्या मौजूद है। हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट कैन लूज, गेन और शेयर with other atoms to get stabilize। आइए अब कुछ मशहूर एलिमेंट्स की वैलेंसीज को देखते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं, यानी रिएक्टिविटी करने के बाद नॉन रिएक्टिव स्टेबल नेचर कैसे एक्वायर करते हैं। तो हम पहले सिर्फ वैलेंसी वाले कॉलम को फोकस करेंगे। हमारे सामने हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और इसकी वैलेंसी है 1, यानी इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये मोस्टली उस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करना पसंद करता है। ये कॉन्सेप्ट है इस लाइन के थ्रू। अगर हम लिथियम की बात करें या सोडियम की बात करें या पोटेशियम, तो ये तीनों मेटल्स हैं और इन तीनों के वैलेंस शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये भी अपने आप को स्टेबल करते हैं, पर अब की बार ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते क्योंकि ये मेटल्स हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और मेटल्स भी मौजूद हैं जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम शामिल हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके साथ साथ बेरियम को भी इंक्लूड कर लेते हैं। यहां पे अगर हम गौर करें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम में हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। इसका मतलब इनके वैलेंस शेल में अपने अपने रिस्पेक्टिव शेल में, ख्वाह वो मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो या बेरियम हो, इनके पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये भी क्योंकि मेटल्स हैं तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और एक और लास्ट मेटल जिसका नाम है एल्यूमिनियम, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है क्योंकि ये भी है मेटल। तो इसका मतलब वैलेंसी की बिहाफ पे जिन जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है, यानी जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मैं उन सब को मोनोवैलेंट कह सकता हूं। मोनो मीन्स सिंगल, यूनिटी, और वैलेंट टर्म निकली है वैलेंसी से, यानी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जिन जिन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन्हें मैं डाइवैलेंट कहूंगा। डाई मीन्स 2 और वैलेंट टर्म निकली है वैलेंसी से, इसका मतलब है लास्ट शेल में मौजूद हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 है उन्हें मैं लिख सकता हूं ट्राइवैलेंट। इसका मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब को मोनोवैलेंट एलिमेंट्स कहा जा सकता है क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 है। इसी के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को डाइवैलेंट एलिमेंट्स कहा जा सकता है क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 है। और एल्यूमिनियम को ट्राइवैलेंट एलिमेंट कहा जा सकता है क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 है। और यकीनन आप सबको ये बात समझ आ रही होगी कि इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट लिखा है वो है कार्बन, और कार्बन का जो वैलेंसी है वो हमारे पास है 4। सादे अल्फाजों में हम इसे कह सकते हैं कि ये टेट्रावैलेंट इन नेचर है, यानी इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हाँ, पर यह बात आप सबको समझनी होगी कि अब ये मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन
शेयर करेगा। तो अब तक हमने ऐसे दो एलिमेंट्स पढ़े हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपनी वैलेंसी बता रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। बीच में सारे मेटल्स मौजूद हैं। ये डेटाबेस आपको जब समझ में आएगी जब आपको एलिमेंट्स और इनके सिंबल से रिलेटेड पहचान होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा समझना। तो लिहाजा सबसे पहले एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स को ज़हननशी कर लें, फिर केमिकल फॉर्मूला मेकिंग की तरफ आएं और साथ साथ वैलेंसीज को भी समझें। अब हम बात कर रहे हैं कुछ नॉन मेटल्स की, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं, तो लिहाजा ये अपने आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। और ये भी ट्राइवेलेंट इन नेचर है, पर ये नॉन मेटेलिक इन नेचर भी है। इसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, इनको भी अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबल होने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इन नॉन मेटल्स को भी हम वैलेंसी के बिहाफ पे प्रीफिक्सेस के साथ लिख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हमारे पास मोनोवेलेंट इन नेचर हैं, एंड ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम हमारे पास डाइवेलेंट इन नेचर है। तो अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बिहाफ पे हम लोग एलिमेंट से रिलेटेड वैलेंसी का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक समझ चुके हैं। वैलेंसी से ही रिलेटेड एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होती है जरा गौर से सुनिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that an element in a particular compound has lost or gained। इसका मतलब यहां बात हो रही है बिफोर एंड आफ्टर कैटेगरी की। किसी एलिमेंट की सलाहियत कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने आखिरी शेल में रखता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, इस चीज का नाम है वैलेंसी। पर अगर वो एलिमेंट आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड करके एक कंपाउंड बना चुका है और उस दौरान उसने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर लिए हैं, तो अब आप उसकी इस टर्म को वैलेंसी नहीं कहेंगे बल्कि आप इस टर्म को कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब आफ्टर फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड जो चार्जेस, जो आपके पास पावर्स आती हैं किसी भी एलिमेंट पे, वो कहलाती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो आइए एक दफा फिर इस चार्ट को ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से देखते हैं। जहां एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं वहां अभी हम कोई फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि ये टॉपिक एक एडवांस टॉपिक के साथ मर्ज होगा जो हम आगे चल के बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं उन मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्जेस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्जेस बनाते हैं। तो हम बात करेंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, जिनकी वैलेंसी 1 थी। इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इन पे चार्ज आया +1। तो हम कहेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की वैलेंसी तो 1 है, पर आफ्टर फॉर्मिंग अ बॉन्ड दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एज वेल। तो इन सब के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। इसके बरक्स अगर हम बात करें मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम मेटल्स की, तो यहां पे इनकी वैलेंसी 2 थी, ये डाइवेलेंट थे और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही लूज करेंगे, तो इन पे चार्ज आएगा, इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। इसी के साथ साथ एल्यूमिनियम जो कि ट्राइवेलेंट इन नेचर है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। सिमिलरली कार्बन की बात भी अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि ये भी मेजरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अब आ जाते हैं कुछ
एक्सट्रीम नॉन मेटल्स पे। इसमें हम बात करेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस की, जो कि ट्राइवैलेंट इन नेचर थे, इन अ सेंस कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे अपने आप को लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव बनाने के लिए। तो इन पे चार्ज यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -3 आपने अगर एक बात पे गौर किया हो तो आपको समझ आया होगा कि जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं उन पे चार्ज या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है प्लस, और जो भी एलिमेंट्स या जो भी एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहे हैं, उतने टाइम्स उन पे चार्ज आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस ने अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी को फुलफिल करते हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो उन पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से चार्ज आया -3 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। तो अब आप अपने घरों में बैठे हुए इस बात का जवाब दें जो सवाल मैं आपसे करने वाला हूं। बताइए, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, इनकी वैलेंसी 2 है, यानी क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो इन पे कितना चार्ज आना चाहिए? बिल्कुल सही। अगर आपका जवाब है -2 एंड -2 इन तीनों के लिए, तो आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो चार्ज आएगा -2 एंड -2, क्योंकि इनकी वैलेंसी थी 2। सिमिलरली मोनोवेलेंट नॉन मेटल्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इन पे चार्ज आएगा -1 एंड -1, जो कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आफ्टर फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। इसका मतलब हमने अब तक जो चार्जेस के बारे में मालूमात हासिल की वो जिस टाइप ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड है वो बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स हैं, यानी जहां पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं, यानी आयॉन्स पाए जाते हैं। तो आइए जरा इस चीज को भी समझते हैं कि आयंस कैसे बनते हैं या आयॉन्स कैसे बनते हैं। पॉजिटिव आयॉन्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है, बिल्कुल। अभी हमने पीछे भी यही पढ़ा कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उन पे उतना ही चार्ज आता है पॉजिटिव टाइम्स जितना उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है। तो आइए देख लेते हैं इस चीज को। हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम की। सोडियम एक न्यूट्रल मेटल है, अभी इस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्वांटिटी इक्वल है, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज आपके पास 0 है। और ये कॉन्सेप्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी समझा था कि किसी भी एटम में ओवरऑल चार्ज 0 होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। पर जब कभी कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो जैसे कि यहां सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी हो गई है 10, क्योंकि -10 चार्ज के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर इसके प्रोटॉन्स तब्दील नहीं हुए, वो 11 ही रहेंगे, +11। तो जब आप +11 और -10 के मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +1। और यही वजह है सोडियम पे +1 चार्ज आने की या ऑक्सीडेशन स्टेट आने की। और हम कहेंगे हमारे पास सोडियम मेटल से सोडियम आयन बन चुका है, जो कि एक पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम यहां पर एक न्यूट्रल एलिमेंट है, या उसके न्यूट्रल एटम्स मौजूद हैं एक मोल में। इसका एटॉमिक नंबर 12 लिखा है, मतलब इसमें 12 ही प्रोटॉन्स और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो ओवरऑल फिलहाल ये मैग्नीशियम मेटल न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव 12 -12 को कैंसिल करके ओवरऑल चार्ज 0 कर देंगे। पर जब मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए अपने आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस पे चार्ज आएगा +2। इसकी मैथमेटिक्स इस चार्ज के नीचे ही गिवन है। यहाँ पे प्रोटॉन्स 12 ही रहेंगे,
पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी हो जाएगी 10, और जब हम डिफरेंस निकालेंगे +12 प्रोटॉन्स का विद -10 इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज आएगा +2। हम कहेंगे कि मैग्नीशियम मेटल मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो गया। और क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी एक कैटायन है। अब बारी है एल्युमिनियम मेटल की। एल्युमिनियम हमें यहां न्यूट्रल नजर आ रहा है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। इट मींस कि इसमें 13 प्रोटॉन्स और साथ साथ 13 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, विच इज 0। पर एल्युमिनियम अपनी वैलेंसी जो कि 3 होती है उसे फुलफिल करने के लिए एज अ मेटल अपने वैलेंस शेल से ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा +3। वो कैसे आएगा, नजर आ रहा है आप सबको कि +13 प्रोटॉन्स इन बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब डिफर करेंगे तो आंसर आएगा +3, और हम कहेंगे हमारे पास एल्युमिनियम का आयन तैयार हो चुका है। ये भी एक कैट आयन कहलाएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो अब स्टूडेंट्स अगर आपने गौर किया हो तो आपको नजर आएगा कि हमने यहां पे मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मेटल्स की एग्जाम्पल्स को तफसीलन समझा फॉर मेटल्स विच आर फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव कैटायंस। पर अभी नॉन मेटल से रिलेटेड यही सारी बातें बाकी हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि नॉन मेटल्स का ये खासा है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं फ्लोरीन की, इसका एटॉमिक नंबर है 9, और यहां पे भी फ्लोरीन एज अ नॉन मेटल एक न्यूट्रल एलिमेंट या न्यूट्रल एटम की फॉर्म में मौजूद है। इसकी प्रोटॉन्स की तादाद है +9 और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं -9, तो ओवरऑल चार्ज है 0 विच इज न्यूट्रल। फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट नॉन मेटल है, यानी इसे अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हम एरो से टेल साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं विद द एलिमेंट। तो हमने यहां 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया फ्लोरीन में, तो उसका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की तादाद तो 9 ही रही, पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो गया है तो ये चार्ज हो जाएगा -10, तो ओवरऑल डिफरेंस हमारे पास आएगा -1। ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक मोनोवेलेंट एनाइन फॉर्मेशन की। या एन आयन फॉर्मेशन की। सिमिलरली हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ये भी अपनी न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है, पर क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 थी, यानी इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड थे अपना वैलेंस शेल फुलफिल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एरो की टेल साइड से। चार्ज जब ये न्यूट्रल था तो डेफिनेटली 0 था, पर जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी हो गई 10, और +8 प्रोटॉन्स जब सब्ट्रैक्ट होंगे -10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो चार्ज आएगा -2। और हम कहेंगे हमारे पास एक और एन आयन तैयार हो गया, पर ये वाला एन आयन डाइवेलेंट इन नेचर है, मतलब इसकी वैलेंसी 2 थी। और अगर नाइट्रोजन की एग्जांपल को देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इट मींस इसमें 7 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0 है, ये न्यूट्रल है। इसकी वैलेंसी 3 होती है, क्योंकि नॉन मेटल है 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद इस पे चार्ज आएगा
3। उसकी वजह है कि प्रोटॉन्स की तादाद तो 7 ही रहेगी पर इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, जिससे डिफरेंस पे आंसर आएगा -3। बस ये एक एनाइन तो है, यानी एन आयन तो है, पर ट्राइवेलेंट इन नेचर है। अगर आपने गौर किया हो तो हमने हर मोनोवेलेंट मेटल, डाइवेलेंट मेटल और ट्राइवेलेंट मेटल्स की एग्जांपल्स को तफसीलन समझा। सिमिलरली हमने हर मोनोवेलेंट नॉन मेटल, डाइवेलेंट नॉन मेटल और ट्राइवेलेंट नॉन मेटल की एग्जांपल्स को भी तफसील से देखा। तो उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपकी समझ आ गए होंगे कि हमने यहाँ चार्जेस +1 +2 या -1 -2 क्यों लिखे थे, जिन्हें हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी केमिकल कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए क्या हमें आयंस की जान पहचान होना जरूरी है? तो आइए देखते हैं। यह आपके सामने मौजूद है कुछ लिस्ट ऑफ कैट आयंस डायरेक्टली, यानी अगर मैंने लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड एल्युमिनियम, तो इनके रिस्पेक्टिव चार्जेस इनके सामने लिख दिए हैं। सिमिलरली जो एन आयंस की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जब कभी भी आप किसी एन आयन का नाम लिखते हैं तो उसके साथ एक सुफिक्स ऐड करते हैं, यानी लाहिका ऐड करते हैं, जो कि होता है IDE। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन एक एटम है, पर जब वो एन आयन बन जाएगा तो अब वो फ्लोरीन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्लोराइड। इसी तरह क्लोरीन एक एटम है, जब वो एन आयन बन जाएगा तो अब कहलाएगा क्लोराइड। सिमिलरली ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, सल्फर से सल्फाइड, सेलेनियम से सेलेनाइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड एंड फास्फोरस से फॉस्फाइड। तो इसका मतलब कैट आयंस का नाम तो वही होता है जो उनके मेटल्स का नाम होता है, बस वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ख्याल रखना होता है। पर एन आयंस का नाम ही बता देता है कि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यानी वो अपने एग्जैक्ट एटम के नेम पे नहीं होते, बल्कि उनके साथ एक सुफिक्स ऐड हो जाता है, जिस बिहाफ पे हम पहचान सकते हैं कि ये कोई एन आयन है। मेरे सामने अगर कोई वर्ड बोले ऑक्साइड तो मैं कह दूंगा ये ऑक्सीजन एटम नहीं है, ये वो एन आयन है, यानी वो ऑक्सीजन का डेरिवेटिव है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हुए हैं। आइए अब चलते हैं केमिकल फॉर्मूला मेकिंग की एप्लीकेशन पे। अब तक जो हमने सीखा, मैं चाहूंगा कि जब आप ये वीडियो देखें तो जहां जहां डेटाबेस आया है वहां स्क्रीन पॉज करके इस डेटाबेस को एक जगह महफूज कर लें, ताकि जब हम केमिकल फॉर्मूला मेकिंग पर आए तो आप उस डेटाबेस से मैच करते हुए जब हम केमिकल्स नेम लिखेंगे तो आप आंसर्स वेरीफाई कर सकें। इस बात को याद रखिएगा। तो आइए केमिकल नेम से केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। लिथियम क्लोराइड, जैसा कि हमें पता है कि अगर मुझे लिथियम क्लोराइड एक केमिकल नेम गिवन है और मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li। फिर यह पता होना चाहिए कि लिथियम पे चार्ज क्या होता है, +1 अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस, मोनोवैलेंट इन नेचर था ये लिथियम एटम। क्लोरीन क्लोराइड बन चुका है, मतलब ये कोई एन आयन है, इसका नाम ही बता रहा है, और इस पे चार्ज क्या है, -1। तो जब कभी भी ऑपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, सिमिलर मैग्नीट्यूड्स के साथ पाए जाएं, मैग्नीट्यूड से मुराद दोनों ही 1 है, पर एक +1 है और दूसरा -1 है, तो जब कभी भी हमारे पास केमिकल फॉर्मूला मेकिंग में ऐसे कैटायंस और एनायंस पाए जाएंगे जिनके चार्जेस तो ऑपोजिट हैं पर उनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो फॉर फॉर्मूला मेकिंग आप उनके इन मैग्नीट्यूड्स और चार्जेस को कैंसिल करते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे LiCl। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लिथियम क्लोराइड, तो पहले तो आपको डेटाबेस ध्यान में होना चाहिए, दूसरा आपको सिंबल्स मालूम होने चाहिए, जब आप जाके फॉर्मूला बता सकते हैं कि द फॉर्मूला और द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लिथियम क्लोराइड इज LiCl, क्योंकि आपने जहन में उस +1 और -1 चार्ज को कैंसिल कर दिया होगा।
सिमिलरली अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड, फिर वही बात, लिथियम का सिंबल पता होना चाहिए, लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज पता होना जरूरी है कि ये कैटाइन है, ऑक्सीजन ऑक्साइड बन चुका है, ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये भी हमारे पास एक एन आयन है, चार्ज है -2। यहां अब एक और रूल सुनिए फॉर्मूला मेकिंग का, जब कभी भी ऑपोजिट चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिसिमिलर मैग्नीट्यूड्स के साथ मौजूद होंगे, डिसिमिलर मैग्नीट्यूड्स यानी है तो दोनों ऑपोजिट प्लस और नेगेटिव, पर एक है +1 और दूसरा है -2, तो अब इनकी फॉर्मूला मेकिंग में आप विदाउट देयर साइंस इनको ऑपोजिट सबस्क्रिप्ट्स में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब लिथियम 1 लिथियम 2 और हम इनको क्रॉस ओवर कर देंगे इनके ऑपोजिट सबस्क्रिप्ट्स में, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा Li2O। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, हम आपको कंपाउंड्स उनके केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड केमिकल फॉर्मूला मेकिंग सिखा रहे हैं, तो जो डेटाबेस आपको बताई गई है भी आपने वही फॉलो करनी है। अभी हम यहां किसी भी केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड इन डेप्थ केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज हासिल नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये पैटर्न सीख रहे हैं कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, अगर सिमिलर मैग्नीट्यूड का होगा या डिसिमिलर मैग्नीट्यूड का होगा, तो उस बनने वाले केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपको लिथियम ऑक्साइड वाली ये बात समझ आई होगी। लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाते हैं। लिथियम का चार्ज होता है +1, अब तो सिंबल सबको पता लग गया होगा जब भी हमने सेम कैटाइन यूज किया यहां पे, और नाइट्रोजन से बना है नाइट्राइड, इसकी वैलेंसी थी 3 तो चार्ज आएगा -3। यहां पे भी ये सेकंड रूल अप्लाई होगा कि हमारे पास चार्जेस तो ऑपोजिट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पर इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके मैग्नीट्यूड्स को क्रॉस ओवर कर देंगे रिस्पेक्टिव सबस्क्रिप्ट्स में, तो फॉर्मूला हो जाएगा Li3n लिथियम नाइट्राइड। आइए मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और इसकी वैलेंसी होती है 2, मेटल है तो चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। ब्रोमाइड Br having charge -1, again same rule, dissimilar magnitudes with opposite charges, क्रॉसओवर हो जाएंगे इनके मैग्नीट्यूड्स, विदाउट देयर चार्जेस, ये बात याद रखिएगा, चार्जेस को इन्वॉल्व नहीं करिएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा MgBr2। इट मींस कोई आपसे पूछे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप बगैर किसी झिझक के आंसर देंगे MgBr2। मैग्नीशियम सल्फाइड Mg हैविंग चार्ज +2, सल्फाइड का सिंबल होता है कैपिटल S और चार्ज होता है -2। यहां रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, ऑपोजिट चार्जेस बट सिमिलर मैग्नीट्यूड्स सिंपली कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी क्रॉस ओवर नहीं होगा, फॉर्मूला बनेगा MgS मैग्नीशियम सल्फाइड। फिर है हमारे पास मैग्नीशियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम पे चार्ज है +2, फॉस्फोरस पे चार्ज आएगा -3। यहां जरा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बनने वाला है क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले, एक है 2 और एक है 3। विदाउट देयर चार्ज अब इनके मैग्नीट्यूड को क्रॉस ओवर कर देंगे, फॉर्मूला आएगा Mg3P2 मैग्नीशियम फॉस्फाइड।
आइए बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम फ्लोराइड की। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, सिंबल होता है Al. फ्लोराइड हैविंग सिंबल F विद अ चार्ज विद ऑक्सीडेशन स्टेट -1. अगेन डिसिमिलर मैग्नीट्यूड्स विद ऑपोजिट चार्जेस, इनके मैग्नीट्यूड्स क्रॉस ओवर होंगे, फॉर्मूला बनेगा AlF3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड. Then we have aluminium oxide, aluminium +3, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, डिसिमिलर चार्जेस हैं और डिसिमिलर मैग्नीट्यूड्स हैं, क्रॉस ओवर हो जाएंगे, फॉर्मूला आएगा Al2O3. एंड फाइनली वी हैव aluminium nitride, Al +3, नाइट्रोजन -3. ऑपोजिट चार्जेस बट सिमिलर मैग्नीट्यूड्स, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल फॉर्मूला आएगा AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड. तो इसका मतलब अब तक हमने इस लेक्चर वीडियो में जब कंपाउंड से टॉपिक को समझना स्टार्ट किया था और हम इस पॉइंट पे आए कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इन द एंड हमने ये एप्लीकेशन सीखी कि केमिकल फॉर्मूला किस तरह बनाया जाता है, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड. पर ये बात याद रखिएगा, अभी हमने जितने भी केमिकल कंपाउंड्स पढ़े हैं इनका नेचर चार्जेस से रिलेटेड था, यानी ये ज्यादातर आयोनिक थे. कोवेलेंट कंपाउंड्स की केमिकल फॉर्मूला मेकिंग थोड़ी अलग होती है, यानी यहां क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं, लिंकेज और कनेक्शन पाए जाते हैं, तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स हम अपने अपकमिंग चैप्टर्स में मजीद समझेंगे. आइए देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला की टाइप्स कितनी होती हैं. तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला. सबसे पहली टाइप हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, द टाइप ऑफ फॉर्मूला और द टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. यह आपके पास कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आइए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the chemical formula, the molecular formula of glucose is C6H12O6. हमने कैसे अंदाजा लगाया कि हमारे पास जो टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला मौजूद है वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. बड़ा आसान सा तरीका है इसका अंदाजा लगाने का कि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स गिवन है. मतलब ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनना है तो इसके लिए 6 कार्बन के एटम्स चाहिए होंगे, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हमें चाहिए होंगे और 6 एटम्स हमें चाहिए होंगे ऑक्सीजन के. तो ये हमें बता रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो इस कंपाउंड में मौजूद हैं. जब इस फॉर्मूले को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब अगर हम इसी तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करें, the molecular formula of benzene is C6H6. तो यहां भी हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास 6 कार्बन के एटम्स हैं और 6 ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं. तो हर वो फॉर्मूला जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो आपके पास कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बस एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग के एतबार से कि वहां कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एटम और एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं. सेकेंड टाइप है केमिकल फॉर्मूला की एम्पिरिकल फॉर्मूला.
तो हमारे पास सेकेंड टाइप है केमिकल फॉर्मूला की इंपेरिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? द टाइप ऑफ फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब ये हमें सबसे छोटा लीस्ट काउंट बताता है कि एटम्स आपस में किस रेशियो में बॉन्डेड हैं तो हमारे पास कोई कंपाउंड बनेगा। आइए हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स का ही इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। मतलब कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। क्या हमें कोई ऐसा डिजिट पता है जो इन 6:12:6 एटम्स को डिवाइड कर सके? जी जनाब, अगर आप सोच रहे हैं 6 तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो हम कहेंगे हमारा रिलेटिव डिजिट यानी जो हमें चाहिए वो है यहां पे 6, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इन तमाम एटम्स को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सिंपलेस्ट होल रेशियो विदाउट एनी डेसिमल, सिंपलेस्ट होल रेशियो मेरे पास क्या आएगा? 1:2:1। यानी कार्बन का रेशियो हमारे पास हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से 1 आएगा, हाइड्रोजन का 2 आएगा और ऑक्सीजन का 1 आएगा। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आपका जवाब होगा CH2O। आइए इसी के साथ साथ बेंजीन का भी इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। यह है हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और अगर हम बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। और अगर यहां भी अगर हम रिलेटिव डिजिट मालूम करें तो वो आएगा 6। तो यहां कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो हो जाएगा 1:1। एंड CH इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। हमने इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो भी एग्जांपल्स पढ़ी उन सब का ताल्लुक कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट लिंकेज से था। पर हमारे पास अक्सर और बेशतर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि उस कंपाउंड या उन कंपाउंड्स में मौजूद तमाम एटम्स सिंपलेस्ट होल रेशियो प्रोवाइड नहीं करते। आइए इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंपाउंड्स which have same molecular and empirical formula or formulae। हमारे पास अक्सर और बेशतर ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं। ज्यादातर वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिसमें सबसे बेसिक एग्जांपल हमारे सामने है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो क्योंकि 2:1 एक सिंपलेस्ट रेशियो है, इससे छोटा रेशियो पॉसिबल नहीं है, होल रेशियो, तो लिहाजा H2O का इंपेरिकल फॉर्मूला भी H2O ही है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी H2O ही है। यानी कलेक्टिवली आप इसे कह सकते हैं ये केमिकल फॉर्मूला है।
सिमिलरली एक आयनिक कंपाउंड हमारे पास है जो कि है NaCl। यहां पे सोडियम का एक एटम है और क्लोरीन का भी एक एटम है। 1:1 रेशियो एक सिंपलेस्ट रेशियो है। तो सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl है, इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आप कह सकते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये जरा एक टेक्निकल एग्जाम्पल है। यहां पे सोडियम के 2 एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। यहाँ 2:1:3 का रेशियो है। क्योंकि ये तीनों के तीनों किसी ऐसे डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकते कि हमारे पास एक होल सिंपलेस्ट रेशियो आए, तो लिहाजा Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट है, यही इंपेरिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसे आप कलेक्टिवली कह सकते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। तो ये तो थी कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे मजीद कंपाउंड्स हमारे पास पाए जाते हैं जिनके इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं। उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप सबको समझ आए होंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।